राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं और शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं शुरू करने वाले हैं। इन योजनाओं की कुल लागत 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कोलंबिया में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया बयानों ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सांसद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में काली माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां दुर्गा पूजा के बाद काली माता की विशाल प्रतिमा विसर्जन के लिए लाई गई क्रेन अचानक पलट गई। इस दौरान क्रेन के पलटने से काली माता की प्रतिमा भी जमीन पर गिर गई व बुरी तरह टूट गई। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के एजेंटों के कथित संपर्क में रहने वाले एक व्यक्ति को 2 हथगोलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भारतीय सशस्त्र बलों की एकता को देते हुए कहा कि इसने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करने में अहम भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के राजबाग सेक्टर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। बिहार के पूर्णिया में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन की खबरें देखी, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर कई बर्बरता भी शामिल है। भारत और कनाडा संबंधों में 1 साल बाद अब धीरे धीरे नरमी आ रही है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कनाडा के नए उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर से उनकी राजनयिक नियुक्ति की औपचारिक मान्यता स्वीकार की। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधे और कड़े शब्दों में चेतावनी दी। हरियाणा में खादी कारीगर महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने गरीबी दूर करने, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की सोच को मजबूत करने के लिए खादी को अपनाया था, जिससे लाखों बुनकरों के जीवन में बदलाव आया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया था। वहीं वर्ष 2014-15 में खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 33,000 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। शाह ने कहा कि इसका लाभ सीधे बुनकरों को मिलता है और जनता से खादी को अपनाने की अपील की। यहाँ पर पंडाल में और आभासी रूप से जुड़े हुए खादी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, मैं आज मनोज जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे खादी के साथ इस कार्यक्रम से जोड़कर एक बहुत बड़े पुण्य कार्य में शामिल होने का मौका दिया है। कल ही 2 अक्टूबर थी, पूज्य बापू की जयंती थी। पूज्य बापू ने आजादी के आंदोलन के वक्त देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए
खादी का उपयोग किया था। और पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आया था। और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था। मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़ था। 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी, जो खादी से जुड़े हुए हैं। और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है। और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। मैं फिर से एक बार देश की जनता को और हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूं, खादी को अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में आयोजित जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2025 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जैन समाज के व्यावसायिक और सामाजिक योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि फार्मा, विमानन, शिक्षा और अन्य उद्योगों में जैन समाज ने अपनी खास पहचान बनाई है और देश की आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जीतों को वैश्विक स्तर पर जैन समाज की व्यावसायिक प्रतिभा और संगठनात्मक क्षमता का परिचायक बताया और कहा कि यह नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रभावी मंच है। आज इस गरिमामय अवसर पर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस भव्य सम्मेलन में आप सबके बीच मौजूद होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सबके बीच आकर मुझे आपके विचारों की उज्जवल आभा महसूस हो रही है। मैं यह देख पा रहा हूं समाज के प्रति आपकी कितनी प्रतिबद्धता है, भारत के प्रति, भारतीय समाज के प्रति किस हद तक का आपका कमिटमेंट है। यह देखकर मेरे मन में यह विश्वास और पक्का हो रहा है, जब तक आप सभी जैसे लोग इस राष्ट्र में, इस देश की हैं, तब तक इस देश की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
साथियों, मैं इस मंच से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र और समाज के उत्थान में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं हृदय से सराहना करता हूं। मैं देख रहा था कि आपने इस संस्था की स्थापना 2007 में की, तब से लेकर आज तक इतने कम समय में इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार अपने कार्यों और दृष्टिकोण से समाज में एक अपनी सशक्त पहचान बनाई है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आज जीतो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली और संगठित शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। आपके तो नाम का साठ फार्मी है, जीतो, जहां रहो वहां जीतो, जहां रहो वहां पर विजय हासिल करो, विक्ट्री हासिल करो। इसी नाम के अनुरूप आपने अपने कार्यों से देश के जन जन का विश्वास और जन जन का आपने हृदय भी जीता है। मुझे आपकी संस्था का मोटो यह भी बहुत आकर्षक लगता है, लर्न अर्न एंड रिटर्न, यानी सीखो, कमाओ और पुनः समाज को वापस करो। यह तीन शब्द मैं मानता हूं कि अपने आप में एक जीवन दर्शन है, एक लाइफ फिलॉसफी है। इसी दर्शन के तहत जीतों ने एजुकेशन, हेल्थ, इंटरप्रेन्योरशिप, वीमेन और यूथ एम्पावरमेंट और साथ ही साथ इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और माइनॉरिटी के वेलफेयर जैसे अनेक क्षेत्रों में आपने बहुत ही रिमार्केबल काम किए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लंबे समय से जैन समाज से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है और लगभग 20-25 वर्षों से लगातार मैं जैन समाज के कार्यक्रमों में जा रहा हूं। साथियों, मुझे लगता है कि यह केवल किसी संगठन की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह जैन समाज की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का यह प्रमाण है जो भारत की संस्कृति में, भारत के कल्चर में यह रचा बसा हुआ है। साथियों, जैन समाज का जो इतिहास है वह अपने आप में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का एक अमूल्य अध्याय है। आज हमें जैन समाज पूरी दुनिया में हार्ड वर्किंग, प्रॉस्परस समाज के रूप में दिखाई देता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन के अलावा आप सबकी पहचान, आपकी त्याग, आपकी तपस्या और आपका नॉन वायलेंट नेचर, अहिंसक स्वभाव भी किया रहा है। इसके कारण भी आपकी पहचान है और मुझे लगता है ये सारी चीजें किसी भी सभ्य समाज की, सिविलाइज सोसाइटी की एक आइडेंटिटी है, सिविलाइज सोसाइटी की यह पहचान है। साथियों, भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का यह अद्भुत उदाहरण रही है। यहाँ अनेक मत, पंथ, परंपराएं और जीवन दर्शन भी पनपे, परंतु सबका मूल में यही भाव रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोग हों। यानी हर पंथ ने सभी के सुखी होने की, सभी के निरोगी होने की और सभी के कल्याण की कामना की। इस विविधता में जैन धर्म ने भी अपने सिद्धांतों और आदर्शों के माध्यम से न केवल भारतीय समाज, आज जब असीमित भोग और उपभोग से प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज की क्राइसिस पैदा हो रही है, तब जैन विचार ही एक ऐसा विचार है जो हमें संयम का मार्ग दिखाता है। दिल्ली नगर निगम के मलेरिया विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। निगम में पिछले 30 वर्षों से हो रही शोषण और अनदेखी को न सहने के दावे के साथ एमटीएस, डीबीसी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारियों ने यह आंदोलन छेड़ा है। कर्मचारियों ने रविवार 29 सितंबर 2025 से सिविक सेंटर दिल्ली में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू की। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमितीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर उपस्थित आंदोलनकारी कर्मचारियों से बात की और इस पूरे आंदोलन के संदर्भ में जानने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, जिसमें 80
संस्थाएं काम करती हैं, हमने उन सब को 80 संगठन को मर्ज करके एक कोर कमेटी बनाई हुई है और हम सब मिलकर साथ काम करते हैं। हमारा ऑलरेडी 15 तारीख का नोटिस लगा हुआ है काम बंद, हड़ताल और प्रदर्शन का, लेकिन आज हम यहाँ सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर हैं क्योंकि हमारे जो डीबीसी के कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं उनकी एज हो गई है, 30-30 वर्षों से उनको पक्का नहीं किया गया। एक इंसान 20 से 25 साल की आयु में डिपार्टमेंट में आता है और उसको 30 साल फेल करने के बाद उसका पूरा जीवन खत्म कर दिया जाता है। उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं, उसके आश्रित को नौकरी नहीं मिलती, उनको कोई लाभांश नहीं मिलता। मतलब ये तो इतना बड़ा कुठाराघात है निगम का कि इनसे काम लिया जाता है 100% और 10% भी इसका मेहनताना दिया नहीं जाता। तो मैं दिल्ली नगर निगम समष्टि यूनियन कोर कमेटी की महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आज इस पूरे प्रदर्शन को, जो हमारे डीबीसी के कर्मचारी बैठे हुए हैं, इनको हम अपना पूरा समर्थन देते हैं। हम आज जो हड़ताल में बैठे हैं, हड़ताल का हमारा 5वां दिन है। हम दिल्ली के एमटीएस कर्मचारी हैं जो 5000 कर्मचारी हैं और हम हड़ताल में भूख हड़ताल में 5वें दिन में हम बैठे हैं। हमने पिछले 30 साल के अंदर दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा घातक बीमारी से बचाने के कार्य में लगे। इस दौरान चाहे कोरोना आया या कोई भी आपदा आई, उसके लिए हमारे कर्मचारी ने लगातार मेहनत करी। जब अपने घरों में अधिकारी और नेतागण थे, कोरोना के समय में हमारा कर्मचारी लगातार हॉस्पिटल में सेवा में लगा था। शमशान के अंदर कोई घुसता नहीं था, हमारा कर्मचारी लगातार उनकी सेवा में लगा हुआ था। लेकिन हमारा कर्मचारी उस दौरान काम करता करता बहुत सारे कर्मचारी हमारे अपनी जान को बचाए, बहुत सारे हमारे कर्मचारी रिटायर हो गए। लेकिन 30 वर्षों के अंदर हमारे कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिला, उनको सैलरी नहीं मिली, बड़ी सैलरी नहीं मिली। किसी को 12 जोन है दिल्ली के, 12 जोन में 6 जोन में अलग सैलरी दी जा रही है, 6 जोन में 6 जोन के अंदर 27,000 दी जा रही है, 6 जोनों में 18,000, 17,000, 16,000 दी जा रही है। उसकी मांग के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे, लगातार इनसे मिलते रहे, मीटिंग करते रहे, लेकिन इन अधिकारियों ने, इन नेताओं ने हमें साथ नहीं दिया। हम रामपाल एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन से सचिव उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये हड़ताल के बारे में? हड़ताल के बारे में यही कहूँगा, हमारा 5वां दिन है हड़ताल का और हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक हमारी मांग और जब तक हमारी पूरी नहीं हो जाती है। क्योंकि 1996 से हम कार्य करते हैं दिल्ली के अंदर और 30 सालों का बहुत बड़ा दुख है ये दुख अब सहा नहीं जाता। बच्चे बड़े बड़े गए किराए पे रहते हैं, दवाइयों का खर्चा नहीं मिलता, दे पाते हम, बहुत बुरा हाल है इस 3 साल में। और ये एमसीडी कर्मचारी अधिकारी हमें दे क्या रहे हैं, हमें दे क्या रहे हैं? एक 16, 17, 18,000 में अलग अलग डिफरेंट सैलरी दे रहे हो। एक सैलरी एक समान करी जाए, जो हमें नहीं तो वेतन और जो वेरिएबल डी है वो दिया जाए। हमारी मांग को देखते हुए आज हमारा जो धरने प्रदर्शन में पूरा राउंड लगाया था सबने, और हमारा अगर मांगे नहीं पूरी हो पाती है तो आने वाले टाइम में और भी से उग्र प्रदर्शन को हम तैयार रहेंगे। मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से जनरल सेक्रेटरी। ये हड़ताल का मामला ये है कि लगातार पिछले 30 साल से हम लोग यहाँ कार्यरत हैं और कार्य करते करते कर्मचारियों ने पिछले 10 साल से अपनी मांगों को रखा है। 20 साल तो हमने कोई मांग ही नहीं की। पिछले 10 साल से हम लगातार मांग रहे हैं कि जैसे 6 जोनों में तनख्वाह एक है और 6 जोनों में अलग है। एक को 27,000 मिलता है ग्रेड पे वेरिएबिलिटी के साथ और 6 जोनों में अलग मिलता है। तो हमारा मामला यह है कि सभी को बराबर तनख्वाह की जाए। कोई कर्मचारी सब बराबर है, दोनों बराबर है, पोस्ट बराबर है, काम बराबर है, दोनों का कोई पोस्ट भी अलग नहीं है कि हम गलत डिमांड करें। निगम के कमिश्नर से लेकर मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ कमेटी या हमारे जितने भी आला अधिकारी, लेकिन होता क्या है कि हर बार हमें मिनट्स देके उठा दिया जाता है। मिनट्स में कहा जाता है 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। करते करते आज 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उस 1 हफ्ता कभी पूरा नहीं हुआ। अब इस तनख्वाह में 2 वक्त की रोटी पेट से नहीं भरता है, तो हमने मांगा भी क्या, सभी के समान वेतन कर दिया जाए। जो 6 जोन में है वही 6 जोन का कर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स,
होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। रायपुर में पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सशक्त महिला ही सशक्त समाज राष्ट्र की नींव है। मुख्यमंत्री ने बिहान स्वयं सहायता समूह की बहनों से मुलाकात कर उनके आत्मविश्वास और हुनर की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 8 लाख बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आप सब झनला नमस्कार जोहार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमार दीदी बहनी मन ला आर्थिक रूप से सशक्त करे बर आज के ये कार्यक्रम पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन कार्यक्रम रखेगी से, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन और फ्लिपकार्ट के सहयोग से आयोजन हुई से। और आज हमार बहनी मन अपन सक्सेस स्टोरी भी बताई है कि महिला स्व सहायता समूह गठन करके कैसे आर्थिक रूप से सशक्त होते। मैं सबो बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। और हमार सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ के सरकार, हमार दीदी बहनी मन ला सशक्त करे बर बहुत प्रयास करत है। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में 2027 तक 3 करोड़ दीदी बहनी मन ला लखपति बनाए के संकल्प लईन है। और मोला बताते हुए हर्ष होते कि अभी तक 2 करोड़ हमार दीदी बहनी मन लखपति बन चुकिन है। उसी तरह से हमन भी छत्तीसगढ़ में 2027 तक 8 लाख लखपति दीदी बहनी बनाए के संकल्प ले हन। और अभी तक ओकर आधा हो चुकी से 4 लाख दीदी बहनी मन ला हमन लखपति बना चुके हन। और कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, ओकर मार्केट अच्छा होए ले ओमे सफलता मिलते। और आज काफी आप मन बेचदारत हो अपन प्रोडक्ट ला, लेकिन अब फ्लिपकार्ट के सहयोग से अब ऑनलाइन मोबाइल में आप मन बेच पाइए तो और ज्यादा आप मन ला मार्केट मिली। जैसे हमार बतात रही न रजनीश कुमार, मैं जोन जिला से आता हूँ, जसपुर से आइन है का, जसपुर जिला से। अच्छा, हमार काफी बहनी मन आइन है। ये जो छत्तीसगढ़ के आखिरी पूर्वी जिला है जसपुर, मैं वहां के रहिया हूं। तो वो कति खूब महुआ होते आपन ला मालूम है। और महुआ के का उपयोग होते इससे पहले वो भी मालूम है कि नहीं। महुआ के रस निकाल के ओला पी के हमार भैया बहनी मन सब झूमत रही बहनी मन तो कम, लेकिन भैया मन। लेकिन अब हमार बहनी मन ओकर कई प्रोडक्ट बनाते हैं। आज महुआ के लड्डू बनत थे, अचार बनत थे, कैंडी बनत थे, और वहां पर कोदो कुटगी भी होते, ओकर भी प्रोडक्ट तैयार करत हैं। और जसप्योर के नाम से अब अच्छा मार्केट पकड़ ली से। मैं भी थोड़ा प्रयास करें, हमारे जिला के माता बहनी मने तो लंबे समय भी मैं भी वहां जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक सांसद के रूप में। तो हमारे वहां के कलेक्टर उस समय के ला बोल के काफी प्रयास करें तो आज अच्छा मार्केट पकड़ ली से। जो कोरोना के समय रही से 2 साल, उस समय महुआ से बहुत सैनिटाइजर बनी समर जसपुर से। तो इस तरह से प्रोडक्ट मन जसपुर से बना थे। तो निश्चित रूप से आज के एक कार्यक्रम से आप मन ला और भी अपन व्यवसाय करे में मजबूती मिली, आप मन के प्रोडक्ट के मार्केट मिली।
तो और भी आप मन आर्थिक रूप से सशक्त हुई हो, एकल्य में आप मन ला शुभकामना देवत हो। और हमन जो महतारी बंधन के 1000 रुपया देत हन, तो इस तरह से हमार सरकार वचनबद्ध है आप मन ला आगे बढ़ाई बर। आप सब लोग लखपति से करोड़पति की ओर जाइए, खाली संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं भी पहुंच सकती है, आप लोगों में ये क्षमता है। तो आप सभी लोग इस कार्यशाला में अच्छे से ध्यान देकर, समय देकर समझेंगे और इसका लाभ लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मालसी जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने घोषणा की कि वन्य जीव संघर्ष में जनहानि होने पर सहायता राशि अब 10 लाख रुपए होगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से जंगल सफारी और धार्मिक स्थलों की शुचिता बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से प्रदेश इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के संतुलन के साथ सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वन्य जीव प्राणी सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपका ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव के शाश्वत संबंधों को पुनः स्मरण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इसलिए मैं आज उन सभी व्यक्तियों और उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से नमन करता हूं जो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारी देवी देवताओं ने इनके साथ हमें सह अस्तित्व का संदेश दिया है। जैसे मां दुर्गा का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन मूषक है, मां सरस्वती जी का हंस है, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी जी का उल्लू, देवादिदेव महादेव के कंठ पर विराजमान नागराज और साथ बैठे नंदी, ये सभी हमारी सनातन संस्कृति में मानव और जीव जगत के बीच एकात्म भाव के प्रतीक हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस पूरे सप्ताह प्रदेश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पक्षी अवलोकन और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये गतिविधियां हमारे युवाओं में, छात्रों में, आने वाले हमारे नौनिहालों में प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता उत्पन्न करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्रकृति का हमें अनुपम आशीर्वाद है। हमारी लगभग 14.77% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्य जीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है। जबकि पूरे देश में अगर हम इसकी अनुपातिक रूप से तुलना करें तो ये लगभग 3 गुना के आसपास हमारा ज्यादा है। 5.27% ही पूरे देश का अनुपात है। ये बड़ा अंतर राज्य की जो पर्यावरणीय प्रतिबद्धता है उसका स्पष्ट प्रमाण है। उत्तराखंड की हरियाली और इसमें स्वच्छंद विचरण करते हुए वन्य जीव वर्ष भर और देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।